हाँ जी, तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्रैश कोर्स जिसमें अपन सारे इलस्ट्रेशन सारे आईसीएमएट के क्वेश्चंस करेंगे ऑफ ऑडिट। ऑल राइट, तो आज चालू करते हैं अपन सबसे पहले ग्रुप ऑडिट से। सबसे पहला अपना चैप्टर आ रहा है ग्रुप ऑडिट। इसमें आपको ले चलता हूँ सबसे पहले मैं टीवाईक्यू क्वेश्चंस पे। उससे पहले अपन एक काम करते हैं कि टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी ऑन पेज नंबर 23 ऑल राइट, गॉट इट। सो ऑन पेज नंबर 13.16। तो क्या दे रखा है? उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीए मुकुंद सीए मुकुंद इज इन द सेकंड ईयर ऑफ हिज टर्म एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ स्टाइल मार्क्स लिमिटेड। सीए मुकुंद जो है बेसिकली क्या कर रहा है, सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के टर्म पे है ऑफ स्टाइल मार्क्स लिमिटेड के ऑडिट पे एंड इट सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर्स। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिट को प्लान करते समय उसको ये इंश्योर करना है कि सारे कंपोनेंट्स हमने जो है सीएफएस के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। अभी बोल रहा है कि लिस्ट आउट सम ऑफ द प्रोसेस ही शुड परफॉर्म टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली इसको ये चेक करना है कि भाई मैं जब ऑडिट कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सीएफएस की ऑडिट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए थे वो हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस पूछ रहा है अपन से ये। तो कंप्लीटनेस का क्वेश्चन कहाँ पर है? रट्टा मार को पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार। ये रहा देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, द ऑडिटर क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगा। मतलब बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि सारे कंपोनेंट्स मैंने इंक्लूड करें कि नहीं करें। तो बेसिकली ये क्या करेगा, प्रायर ईयर के वर्किंग पेपर को चेक करेगा, ये देखने के लिए कि भाई पिछले साल मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंसोलिडेट करा था, इस बार मैंने वो भी करे हैं कि नहीं करे हैं, ठीक है। पेरेंट के प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, हम रिव्यू करेंगे कि भाई पेरेंट का क्या प्रोसीजर रहता है कि वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है किसको, कंपोनेंट्स को, राइट। अच्छा, मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट एज वेल इट्स कंपोनेंट टू डिटरमाइन द शेयरहोल्डिंग इन द अदर एंटिटीज। अगर करंट ईयर में पेरेंट ने क्या करा है, पेरेंट कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर मैं ये देखूंगा कि भाई क्या मुझे इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। अच्छा, मैं मैनेजमेंट से खुद चला के पूछूंगा, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई तू चुपचाप मुझे बता दे कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इंक्लूड होने चाहिए थे, तूने इंक्लूड कर दिए हैं क्या। तो मैं क्या कर रहा अपन ने, अपने खुद के वर्किंग पेपर्स रिव्यू करे, पेरेंट के प्रोसीजर को रिव्यू करा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। मैंने मैनेजमेंट को बोला तू चुपचाप खुद ही बता दे। या फिर मैंने क्या करा, उनके इन्वेस्टमेंट को देख लिया कि भाई इस पेरेंट ने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या मैंने उसको कंसिडर कराया कि नहीं कराया। अच्छा, रिव्यू करूंगा जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट एज एप्लीकेबल। तो अगर पेरेंट ने क्या कर रखा है, कोई जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट में पेरेंट ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, उसको चेक कर लूंगा यानी ये देख लूंगा कि क्या इसको मेरे को कंसल्ट करने की जरूरत थी, अगर हाँ तो मैंने क्या करा है कि नहीं करा है। तो आपको 5 ही पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है अपने ऑडिट में, 4 और मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 पॉइंट के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखने हैं और अपने 5 पॉइंट देख लिए, बाकी 3 पॉइंट को आप काट दो, काम के नहीं है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये अपना हो गया टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाते हैं अपन 2 पे। 2 पे 2 पे देखो ये रहा। ये क्या कह रहा है कि भाई सीए काजल, सीए काजल इज नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस, ठीक है। बेसिकली इसने क्या करा है, ऑडिट को कंप्लीट कर लिया है। सीए काजल इज नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस ऑफ रूबिक पेंट्स एंड इट्स रूबिक पेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एक कंपनी की हमने ऑडिट कर ली है। अच्छा, ये जो ऑडिटर है क्या चाहता है, पेरेंट के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहता है ऑन मैटर्स मटेरियल टू द सीएफएस। तो हम जो है पेरेंट को बोलते हैं कि भाई जो सीएफएस में मैटर्स क्या क्या है, मटेरियल है, उसके बारे में आप क्या करो, मुझे डब्ल्यूआर दे दो, एक खत लिख के दे दो। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि भाई कौन कौन से मैटर जो है डब्ल्यूआर के अंदर इंक्लूड होंगे, तो कौन कौन से मैटर जो है लिखे जो खत के अंदर इंक्लूड होंगे। देखो ये रखा कि भाई जो अगर अपन मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर लेते हैं, मैनेजमेंट से क्या करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स को अपन को इंक्लूड करना पड़ता है। तो देखो मैनेजमेंट हमें किस बात का डब्ल्यूआर देगा कि भाई उसने जो भी कंपोनेंट्स सीएफएस में इंक्लूड करे हैं वो कंप्लीट है, मतलब कोई भी कंपोनेंट हमने छोड़ा नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट हमें ये बताएगा कि भाई उसने क्या करा है, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करा है एंड उसके ट्रांजेक्शन को बेसिकली हमने क्या करा है, रिपोर्ट कर रखा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट जो है ऑडिटर को खत लिख के दे रहा है और उसमें खत में क्या बता रहा है कि भाई हमने सारे सीएफएस इंक्लूड करे हैं। वो बता रहा है कि भाई हमने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर लिया था और ये रिलेटेड पार्टी के सारे ट्रांजेक्शन हैं। अच्छा, मैनेजमेंट क्या लिख के दे रहा है कि भाई जो परमानेंट एंड कंसोलेशन करंट पीरियड कंसोलेशन एडजस्टमेंट हुए थे वो अप्रोप्रिएट है और कंप्लीट है। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट को ये बता रहा है कि भाई देखो जो भी एडजस्टमेंट होने चाहिए थे कंसोलेशन के दौरान वो हमने कर दिए हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अपना इंडेक्स 108 होता है, राइट, 108 होता है और एएस 17 होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट ने बेसिकली ऑडिटर को ये बता दिया कि भाई हमने जो है क्या करें, रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया है ताकि हम क्या कर सके, सेगमेंटेबल रिपोर्टिंग कर सके, ईजी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई सी एम इज द ऑडिटर ऑफ सी एफ एस ऑफ डी एंड डी लिमिटेड। सी एम इज द ऑडिटर ऑफ
डी लिमिटेड, अच्छा सीए मंकी इज द ऑडिटर ऑफ डी लिमिटेड। आगे देखो क्या दे रखा है, द सीएफएस कंसोलिडेटेड एफएस कंसिस्ट ऑफ एफएस एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ 8 सब्सिडीज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स। अच्छा, ये जो सीएम क्या कर रहा है, सीएफएस की ऑडिट कर रहा है डी लिमिटेड की, तो इस सीएफएस के अंदर 8 सब्सिडीज की डेटा भी इंक्लूडेड है। अब देखो क्या दे रखा है, सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर का रिपोर्ट ऑफ सब्सिडीज हैव बीन फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ डी लिमिटेड टू हिम। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो 8 सब्सिडीज हैं, 8 सब्सिडीज के ऑडिटर ने क्या करी होगी, अलग अलग रिपोर्ट दी होगी, उन सबकी रिपोर्ट किसके पास आ गई है, सी मंकी के पास आ गई है। अच्छा, फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन बता रखी है इन 8 सब्सिडीज के बारे में कि भाई इन 8 सब्सिडीज का टोटल एसेट्स है 1500 करोड़ का, टोटल रेवेन्यू है कितना 1000 करोड़ का, और नेट कैश आउटफ्लोज कितने हैं 10 करोड़ के हैं। अच्छा, इन 8 सब्सिडीज में से 2 सब्सिडीज ऐसी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, जिसके एफएस किसने ऑडिट करे हैं, जिसके एफएस बाहर वाले ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं, एंड जिसके एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो फॉर एग्जांपल 2 सब्सिडीज हो सकता है मेरी यूएसए में हो, तो यूएसए में जो क्या चल रहा है, यूएस गैप चल रहा है, उसके बेसिस पर हमने क्या करें, इन 2 सब्सिडीज के एफएस को बनाया है। अब देखो क्या दे रखा है, वापस पढ़ना, 2 ऑफ दी सब्सिडीज आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसके एफएस हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड व्हिच हैव बीन ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स, which have been audited by the other auditors under the generally accepted auditing standards applicable in the respective countries। अब देखो आगे क्या कह रखा है, where and how such information should be included in the independent auditor का report on the CFS of the company। मतलब बेसिकली मुझे ये देखना है कि भाई मुझे सब चीजें पता चल गई, क्या चीजें पता चली कि भाई 8 सब्सिडीज है, 8 में से 2 सब्सिडीज बाहर है, 8 सब्सिडीज का 1500 1000 और 10 का डेटा है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली कंसोलिडेटेड एफएस पर अपनी जो है ऑडिटर की रिपोर्ट बनानी है, तो मैं ये जो डेटा है कहाँ पर इंक्लूड करूंगा। ऑलराइट गाइस, सो अपन को क्या करना है, बेसिकली जो ये सीए मंकी है ये क्या करेगा, सीएफएस पे अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट देगा। तो ये बोल रहा है कि भाई वेयर एंड हाउ सच इन्फॉर्मेशन, जो अपन ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी है 8 सब्सिडीज के बारे में, वो किस तरह से अपन ऑडिटर की रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। तो आ जाओ आंसर पे इसके। ये चैप्टर बहुत आसान है वैसे, पूरा लॉजिकल है, इसको रटने की जरूरत पड़ती भी नहीं आपको। देखो ये रहा अब देखो पढ़ते जाना है, बहुत आसान है। जब पेरेंट का ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस, मतलब कुछ कंपोनेंट्स किसने ऑडिट करें, किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करें, तो अगर ऑडिटर को लगता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बता सकता है कि भाई ये सब्सिडीज हैं और इन सब्सिडीज की ऑडिट किसने करी है, दूसरे ऑडिटर ने करी है। तो अगर ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू मेक अ रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ अदर ऑडिटर्स, अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई मुझे दूसरे ऑडिटर का रेफरेंस देना चाहिए, तो ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन द सीएफएस शुड डिस्क्लोज क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ एफएस ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स। मतलब मैं रिपोर्ट में ये बताऊंगा कि भाई 8 सब्सिडीज हैं, 8 सब्सिडीज का 1500 1000 और 80 का जो भी डेटा है वो किसने ऑडिट करा है, सामने वाले ऑडिटर ने ऑडिट करा है, मैंने ऑडिट नहीं करा है। अच्छा, दिस में बी डन बाय स्टेटिंग द एग्रीगेट रूपी अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट रेवेन्यू एंड कैश फ्लोस ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस नॉट ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। तो मैं बताऊंगा कि भाई 1500 1000 और 80 का जो डेटा है ये किसने ऑडिट करा है, दूसरे वाले ऑडिटर ने ऑडिट करा है, मैंने ऑडिट नहीं करा है। ये क्या करा है, ये क्या अपन ने बताया, प्रोविजन, ये तो अपन ने बताया प्रोविजन, ठीक है। अब देखो, अब ऑडिटर बेसिकली क्या करना चाहता है, एक्चुअल में इंक्लूड करना चाहता है, ये तो था प्रोविजन। अब देखो ऑडिटर क्या करेगा, बेसिकली अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बताएगा, देखो अदर मैटर पैराग्राफ में बताएगा कि भाई हमने जो है इन 8 सब्सिडीज को ऑडिट नहीं करा है, हमने जो है बेसिकली 8 सब्सिडीज को ऑडिट नहीं करा है, किसने, ये मंकी ने ऑडिट नहीं करा है। अच्छा, जिसमें टोटल एसेट्स थे 1500 करोड़ के, टोटल रेवेन्यू था 1000 करोड़ का, और नेट कैश फ्लो था 10 करोड़ का, इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो वो बताएगा कि भाई ये एफएस किसने ऑडिट करें, दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं, ये एफएस जो है दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं। बेसिकली ये जो एफएस है किसने ऑडिट करे हैं, दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं, और मैनेजमेंट ने क्या करा है, बेसिकली उन ऑडिटर की रिपोर्ट मुझे दी है। इतनी कहानी समझ में आई आपको। तो देखो वापस देख लो, आई थिंक मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। मैंने आपको बताया कि भाई ऑडिटर अपनी अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बताएगा कि भाई हमने 8 सब्सिडीज को ऑडिट नहीं करा है, इन 8 सब्सिडीज में टोटल एसेट थे इतने, रेवेन्यू था इतना, कैश फ्लो था इतना, ये एफएस किसने ऑडिट करे, दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं, एंड ये जो एफएस है ये क्या करा है, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी ने मुझे दी है, और बेसिकली मैंने क्या करा है, इनको वेरीफाई करा है। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो क्या दे रखा है, अवर ओपिनियन ऑफ द सीएफएस, जो मैं सीएफएस पे ओपिनियन दे रहा हूँ, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द सब्सिडीज, तो वो बता रहा है कि भाई मैं जो सीएफएस पे ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जो सीएफएस में ओपिनियन दे रहा हूँ इन रिलेशन टू वो सब्सिडीज, कौन सी सब्सिडीज, 8 सब्सिडीज, इज बेस्ड, देखो क्या दे रखा है, इज बेस्ड सोनली ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स। तो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि भाई मैं सीएफएस पे रिपोर्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन इन सीएफएस में जो 8 सब्सिडीज है, 8 सब्सिडीज पे जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, किसके बेसिस पे दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर। तो जो सामने वाले ऑडिटर ने मुझे रिपोर्ट दी है उन सब्सिडीज के बारे में, उसको मैंने पढ़ा है, एंड उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीएफएस पे ओपिनियन दे रहा हूँ। मतलब बेसिकली मैं सीए मंकी क्या बताना चाहता है कि भाई देखो मैं सीएफएस पे ओपिनियन तो दे रहा हूँ, लेकिन इन 8 सब्सिडीज की ओपिनियन किसके बेसिस पे दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स, ताकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि भी 2 सब्सिडीज कहाँ पर है, बाहर हैं, 2 सब्सिडीज आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका एफएस एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो 2 एफएस हैं, 2 सब्सिडीज थी जो बाहर थी, उनके एफएस जो है
फॉरेन कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बने हैं, एंड विच हैज बीन ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स, जो किसने ऑडिट करें, दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट करें, अंडर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। होल्डिंग कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मतलब बेसिकली जो पेरेंट कंपनी का मैनेजमेंट है, उसने क्या करा है, उसने बेसिकली उसने कन्वर्ट करे हैं एफएस ऑफ दी सब्सिडीज फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो बेसिकली मैंने बताया कि दो सब्सिडीज बाहर थी, ठीक है, उनको ऑडिट मैंने नहीं करा है, मैनेजमेंट ने क्या करा है, बेसिकली वो जो सब्सिडीज थी, सब्सिडी के एफएस डॉलर में बने हुए होंगे फॉर एग्जांपल, तो मैनेजमेंट ने क्या करा, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा, मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा है। तो देखो क्या दे रखा है, the parent has converted the FS of such subsidies from the accounting principle generally accepted in the respective countries to the accounting principle generally accepted in India। तो दो चीजें होगी, एक तो जो एफएस बने होंगे वो डॉलर में बने हुए होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे कंसोलिडेशन के लिए। एंड नंबर टू, ये जो एफएस बने हैं ये फॉर एग्जांपल यूएस गैप के अकॉर्डिंग बने हैं, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एज पर एएस गैप, एज पर एएस गैप। इतनी कहानी समझ। अब देखो क्या दे रखा है, ऑडिटर क्या बताएगा कि भाई हमने क्या करा है, कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स को क्या करा है, ऑडिट करा है। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने क्या करा है, यूएस गैप से किसको कन्वर्ट, यूएस गैप से इसको एएस में कन्वर्ट करा है। तो पेरेंट का ऑडिटर क्या बताएगा कि देखो ये जो एफएस बने हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं, अच्छा ये जो एफएस ऑडिट हुए हैं ये भी मैंने ऑडिट नहीं करे हैं, मैंने बस क्या ऑडिट करा है कि भाई ये जो एफएस थे इनको जब कन्वर्ट करा गया है, तो उनके कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, कन्वर्जन एडजस्टमेंट ने क्या करें, बेसिकली ऑडिट करें हैं। तो देखो क्या दे रखा है, हमने ऑडिट करे हैं कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स, जो किसने करे हैं, पेरेंट कंपनी ने करे हैं। अवर ओपिनियन इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द बैलेंस एंड अफेयर्स ऑफ सब्सिडीज इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स। वही चीजें कि भाई जो मेरी ओपिनियन है इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द सब्सिडीज, वो किस पे बेस, किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड द कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड ऑडिटेड बाय अस। ठीक है, तो मेरी जो ओपिनियन है वो किसके बेस्ड है, वो जो दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट पे बेस्ड है। अच्छा मेरी जो ओपिनियन है वो कन्वर्जन एडजस्टमेंट के बेसिस पे बेस्ड है, जिसको मैंने ऑडिट भी करा है। अच्छा फिर देखो क्या रखा है, अवर ओपिनियन ऑन द सीएफएस एंड अवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स। तो मैं बता दूंगा कि भाई हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू अवर अलायंस ऑन द वर्क डन एंड द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर। ये कहानी समझ आ गई। तो बेसिकली जो ये तामझाम दे रखा है ना, ये तामझाम दे रखा है, आपको ऐसा नहीं लिखना है। एग्जाम में क्या करके आओगे, एग्जाम में आप ये लिख के आओगे, पहले तो प्रोविजन समझाया, फिर आपने बता दिया ये पॉइंट नंबर 2, फिर आपने बता दिया पॉइंट नंबर 3, फिर बता दिया आपने पॉइंट नंबर 4, और लास्ट में आपने बता दिया पॉइंट नंबर 5। अगर इसको नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है या फिर आपका जो आंसर है वो पैरा में जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, जैसे देखो पैरा में दे गया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 5। तो 4 नीचे वाला था, 4 नीचे वाला था, ये रहा जो मुझसे रह गया था, इसको बना देना 4। तो एग्जाम में इसी तरह से प्रेजेंट करके आना। अगर आपको लिखना है तो लिखोगे 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5, इस तरह से जचना चाहिए। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। तो अपने ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं अपन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाई क्या सीएफएस बनाना जरूरी है, क्या सीएफएस बनाना जरूरी है, अगर हाँ तो हमें बताओ कब कब जरूरी है। तो आ जाते हैं अपन इसके सोल्यूशन पे। तो ये रहा, क्या सीएफएस बनाना जरूरी है, एंड अगर हाँ तो उसके सिचुएशंस बताओ, रिक्वायरमेंट्स बताओ। तो आ जाते हैं अपन सबसे पहले 1.1 पे। ये रहा सीएफएस, ठीक है, सीएफएस मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट। कब कब मैंडेटरी है देखो, अब देखो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बताता है कि अगर कंपनी की एक से ज़्यादा सब्सिडीज है या एसोसिएट है या फिर जॉइंट वेंचर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एफएस के साथ साथ सीएफएस भी बनाना पड़ेगा। अच्छा जो भी प्रोविजंस किस पे एप्लीकेबल होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ एफएस, वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, सीएफएस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इजी है। सीएफएस को कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे बिफोर बिफोर साइनिंग। ठीक है, तो सीएफएस कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे बिफोर बिफोर दे आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। फिर देखो कंपनी शेल अटैच अलॉन्ग विद इट्स एफएस अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एफएस ऑफ इट्स सब्सिडीज। तो अगर आपने प्रैक्टिकली कंपनी लॉ का काम करा है अपनी आर्टिकलशिप फर्म में, तो आपने ये देखा होगा कि जब आप सीएफएस बनाते हो तो आप ये देखते हो कि भाई इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करे गए थे और उनके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं उसको भी आपको जो है आरओसी को बताना पड़ता है। तो देखो वही रखा है, कंपनी शेल अटैच अलॉन्ग विद इट्स एफएस। हम एफएस के साथ क्या बताएंगे, एक स्टेटमेंट को भी अटैच करेंगे जिसमें क्या होगा, सैलिएंट फीचर्स होंगे ऑफ एफएस ऑफ इट्स सब्सिडीज। इतनी कहानी समझ आई। अच्छा जो सीएफएस है, सीएफएस आपका बनेगा शेड्यूल 3 और एएस के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 और एएस के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन अगर आप पे इंडेस लग रहे हैं, अगर आप पे क्या लग रहा है, इंडेस लग रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली सीएफएस को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ आई। तो मैंने आपको बताया सीएफएस बनेंगे शेड्यूल 3 और एएस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप पे एएस लग ही नहीं रहे, क्या लग रहा है, इंडेस लग रहा है, तो आप क्या करोगे,
तो वेयर द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एएस, मतलब आप पे क्या लग रहा है, एनडीएस लग रहा है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हो। हम ये मान लेंगे कि भाई आपने जो है कंडीशन को कंप्लाई कर दिया है। समझ में आ गई कहानी? तो आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 बनाओगे, पॉइंट नंबर 2 बनाओगे, पॉइंट नंबर 3 बनाओगे, पॉइंट नंबर 4 बनाओगे एंड पॉइंट नंबर 5 बनाओगे। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिमाग में आता है उसको 5 पॉइंट में लिख के आ जाओ, खत्म काम। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि भाई कब कब सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज एलाबोरेट द सिचुएशन जहां पर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस नॉट अप्लाई। आ जाओ, देखो ये रहा भाई, सीएफएस बनाने की कब जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखो नीचे दे रखा है कि भाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सीएफएस, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस शेल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। इन केस में आपको जो है सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है, हम एक होल्डली ओन सब्सिडी है या पार्टली ओन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी। क्या मतलब है, ये एक होल्डिंग है, ठीक है ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, अरे ये होल्डिंग कंपनी है, दिख ही नहीं रहा आपको, ये होल्डिंग कंपनी है और ये क्या है, सब्सिडी कंपनी है। तो हम क्या है, होल्डली ओन सब्सिडी है किसकी, होल्डिंग कंपनी की, या फिर पार्टली ओन सब्सिडी, मतलब बेसिकली हम क्या है, सब्सिडी हैं। तो इट इज होल्डली ओन सब्सिडी या फिर पार्टली ओन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर, मतलब मेरी कंपनी के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग दोस्त नॉट इंटाइटल टू वोट, जिनको वोट नहीं भी देना है उनको भी जो है बेसिकली इंटीमेट कर दिया गया है, हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग फॉर विच प्रूफ ऑफ डिलीवरी इज अवेलेबल, ठीक है, विद द कंपनी डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। का मतलब क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई मैं क्या हूँ, एक सब्सिडी हूँ, मैं एक सब्सिडी हूँ। अच्छा, मेरे सारे मेंबर्स को इंटीमेट कर दिया गया है कि हम सीएफएस नहीं बना रहे हैं, और ये सारे मेंबर्स क्या कर गए हैं, अग्री कर गए हैं। तो वेर इट इज होल्डली ऑन सब्सिडी या पार्टली ऑन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, एंड ऑल इट्स मेंबर इंक्लूडिंग दोस्त नॉट इंटाइटल टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग, उनको बता दिया गया है, एंड जो बताया गया तो उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी अवेलेबल है। डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस, मतलब वो ऑब्जेक्शन नहीं करे तो सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर आगे बढ़ते हैं, तो अभी अपन देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी जगह पे आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो दे रखा है कि इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस, इट इज होल्डली ओन सब्सिडी पार्टली ओन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर इंक्लूडिंग दोस्त नॉट इंटाइटल्ड टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड फॉर विच द प्रूफ ऑफ डिलीवरी इज अवेलेबल, डू नॉट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, डू नॉट ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। इतनी कहानी समझ में आई आपको? हाँ, ये कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। नंबर 2, इट इज़ अ कंपनी वो सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, मतलब जो मैं सब्सिडी हूँ मेरी सिक्योरिटीज लिस्टेड भी नहीं है, और नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब बेसिकली मैं एक लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ। एंड फिर तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इट्स अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल सीएफएस विद द रजिस्ट्रार। तो तीनों कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली फुलफिल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या हो, आप एक सब्सिडी हो, तो सब्सिडी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तो ये बेसिकली पहली वाली कंडीशन हमने फुलफिल करी क्या, कि भाई मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, ये सब्सिडी लिस्टेड भी नहीं है। एंड नंबर 3, ये जो होल्डिंग कंपनी है, उसने बेसिकली क्या करा है, उसने बेसिकली सीएफएस फाइल कर दिया है। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस बना के फाइल कर दिया तो सब्सिडी को बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इजी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या बोल सकती है, किसी कंपनी को बोल सकती है कि भाई आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन बाय क्लास ऑफ कंपनीज एग्जाम कर सकती है एनी क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 129। इतनी कहानी समझ आ गई? तो बेसिकली अपने दो क्वेश्चन देखिए, भाई सीएफएस का मैंडेटरी है और सीएफएस का बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है कि भाई ऑडिट करते समय, सीएफएस की ऑडिट करते समय कौन कौन से करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स को आप जो है क्या करोगे, कंसिडर करोगे। तो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। हम्म प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार, रट्टा मार, ठीक है। तो देखो ये रहा, कौन कौन से करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को आप कंसिडर करोगे। तो आपने सीएफएस बनाया, तो सीएफएस में क्या करते हो, इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस को क्या करते हो, बेसिकली हटा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। इंडेटेडनेस का मतलब क्या है कि भाई एक दूसरे से हमने क्या ले रखा है, उधार उधार ले रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली एडजस्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, अगर आपने इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पे या रिसीव करा है तो उसको आप एलिमिनेट करोगे, उसको आप चेक करोगे कि भाई एलिमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपने एक दूसरे को एसेट्स बेचे थे, ठीक है, अगर आपने एक दूसरे को एसेट्स बेचे थे तो आपने अपनी किताब में प्रॉफिट बुक कर रखा होगा, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफर टैक्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, डिफर टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑन अनरियलाइज्ड इंटर कंपनी प्रॉफिट। तो बेसिकली आपने क्या कर रखा है, इंडेस, इंडेस कौन सा होता है, मैं भूल गया, इंडेस AS21 होता है ना, AS21 होता है इंडेस, हाँ नहीं नहीं AS21 नहीं, मैं भूल गया। डिफर टैक्स वाला कौन सा इंडेस होता है, 22 होता है क्या, आई थिंक 22 होता होगा। एफआर अपना स्कोप नहीं है। हाँ, तो जो भी है, आप डिफर टैक्स, सॉरी 12 होता है, याद आ गया मुझे, इंडेस 12 होता है ना, इंडेस 12 होता है। इंडेस 12 में आप क्या करते हो, डिफर टैक्सेस को रिकॉर्ड करते हो, DTA DTL, ठीक है। तो आपने जब सीएफएस बनाए होंगे या बिजनेस कॉम्बिनेशन के आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि भाई आपको डिफर टैक्स रिकॉर्ड करना पड़ता है ऑन अनरियलाइज्ड इंटर कंपनी प्रॉफिट्स। तो उसका अपन क्या करेंगे, बेसिकली
डिफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे, और आप ऑडिटर हो तो आप चेक करोगे कि भाई ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर देखो एडजस्टमेंट्स होंगे रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो बेसिकली अगर पेरेंट और उसकी कंपोनेंट की पॉलिसी अलग अलग है, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तो मुझे इसको मर्ज करना है ना, कंसोलिडेट करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ताकि इन दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो जाए, हार्मोनाइज हो जाए, मतलब एक दूसरे से मिल जाए। सो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। अच्छा, तो डिफर्ड टैक्स का अपना इंडेक्स था कौन सा, इंडेक्स था 12 और एएस 21 था आई गेस, यस, क्योंकि इंडेक्स 21 तो फॉरेन एक्सचेंज वाला है। ठीक है, ईजी है, देखो रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है, आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, इंडेटेडनेस हो गया, डिफर्ड टैक्स हो गया, और फिर हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के एडजस्टमेंट्स, ईजी है। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई शॉर्ट नोट ऑन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। तो बेसिकली पेरेंट कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारी है सीएफएस को बनाते समय, और फिर अपने को शॉर्ट नोट लिखना है पीसीए का, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो पीसीए आपको पता होगा, पीसी प्रियंका चोपड़ा के एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट, देखो पीसीए देख लेते हैं अपन। पीसीए को अपने को पता है क्या, जब अपन क्या करते हैं कंसोलिडेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इनिशियली गुडविल और सीआर निकालते हैं, एनसीआई निकालते हैं, वही मेरा क्या होता है बेसिकली पीसीए होता है। तो पीसीए परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर दोज एडजस्टमेंट्स जो कब होते हैं, ऑन द फर्स्ट ओकेशन या फिर सब्सिक्वेंट ओकेशन, जहां पर क्या होता है चेंज इन होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेयरहोल्डिंग ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी विच इज कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ओकेशन पे क्या करते हैं पीसीए को करते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में जाके मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करा है तो मैं क्या करूंगा, गुडविल और सीआर को वापस रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो मेरी एनसीआई कम या ज्यादा होती है ना। तो पीसीए का मतलब क्या है, देखो पीसीए का मतलब क्या है कि भाई आपने गुडविल और सीआर निकाला है, गुडविल और सीआर निकाला है, और क्या निकाला है आपने, एनसीआई निकाला है। अब मुझे एक चीज बताओ, गुडविल और सीआर निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स निकालते हो ना। तो देखो वो दे रखा है, ऑडिटर क्या करेगा, अटेंशन देगा किस पे, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स पे। अच्छा, कि भाई प्री एक्विजिशन रिजर्व आपने सही तरह से कैलकुलेट करे कि नहीं करे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालने के लिए आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो जरूरी रहेगा ना, क्योंकि अपने को पता है कि भाई डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ताकि मैं प्री एक्विजिशन रिजर्व लेता हूँ। ठीक है, प्री एक्विजिशन रिजर्व निकाल के फिर मैं क्या करता हूँ, गुडविल और सीआर निकालता हूँ और एनसीआई निकालता हूँ। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि भाई प्री एक्विजिशन रिजर्व सही तरह से निकालें, अपने कैलकुलेट करें कि नहीं करें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे तो मैं रिजर्व्स को प्री एंड पोस्ट में क्या करूंगा, अलोकेट करूंगा। अच्छा, अपन को एक बार पता चल गया कि भाई प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या है, तो इस प्री एक्विजिशन रिजर्व को अपन अलोकेट करेंगे ना किसमें, एनसीआई में और किसमें, एनसीआई में, और बेसिकली अपनी जो होल्डिंग कंपनी है। तो देखो वही रखा है कि ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि क्या प्री एक्विजिशन रिजर्व अलोकेट हो गए हैं बिटवीन द पेरेंट एंड द एनसीआई। आगे बढ़ो, ऑडिटर फिर देखेगा कि अगर फ्यूचर में बेसिकली आपने क्या करा है, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसके अपन ने सही तरह से एडजस्टमेंट दिए कि नहीं दिए हैं। तो पढ़ लो, देखो क्या दे रखा है कि भाई ऑडिटर वेरीफाई करेगा चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन दिस पीसीए ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अगर आपने फ्यूचर में क्या करा है, अगर आपने फ्यूचर में बेसिकली शेयर्स को वापस एक्वायर करा है, तो उससे क्या होगा, एनसीआई कम होगा, गुडविल और सीआर रिवाइज होगा। तो उस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा चेंजेस इन पीसीए में जो चेंजेस हुए हैं उसको बेसिकली वेरीफाई करेगा ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब मुझे बताओ, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन था क्या जिसमें आपको चीजें रटनी पड़ी थी, नहीं। अच्छा, एक और चीज समझना, हो सकता है कि भाई आपके पास ये पेरेंट है और पेरेंट के पास दो तीन सब्सिडी हो, सब्सिडी वन सब्सिडी टू, सब्सिडी वन में गुडविल आ रहा हो, सब्सिडी टू में क्या आ रहा हो, सीआर नहीं आ रहा हो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट में इसको नेट करके दिखा सकते हो, नेट ऑफ दिखा सकते हो। अब देखो वही दे रखा है, ऐसा हो सकता है कि भाई जब पीसी आप निकाल रहे हो तो एक सब्सिडी में गुडविल आ रही है और दूसरी सब्सिडी में क्या आ रहा है, सीआर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सीएफएस में उसको नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में इसको अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा। तो देखो इन सच केस ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या क्या ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुडविल और सीआर, मतलब अलग अलग अमाउंट आपको जो है नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपने दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा। इजी। अच्छा, एक क्वेश्चन था शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आज मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देखो ये रहा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑडिटर आ गया, ये रहा कि भाई जो पेरेंट कंपनी है या फिर होल्डिंग कंपनी है उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है सीएफएस को बनाते समय। पहली जिम्मेदारी देखते हैं क्या दे रखा है, सबसे पहले तो जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करेगा, सबसे पहले पेरेंट कंपनी ये देखेगा कि भाई मेरे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस। तो बेसिकली पेरेंट कंपनी क्या करेगा, पेरेंट कंपनी ये देखेगा कि भाई मेरी कौन कौन सी सब्सिडीज हैं, फिर उसको क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा। अच्छा, वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। भाई सीएफएस बनाते समय पेरेंट कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को क्या करना, डिस्क्लोज करना। इसी तरह से वो क्या करेगा, सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, ताकि मैं सीएफएस में क्या कर सकूं, सेगमेंट्स रिपोर्टिंग रिपोर्ट कर सकूं। तो अपना क्या होता है, इंडेक्स 108 और एएस 17 के बेसिस पर अपन क्या करते हैं, सेगमेंट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो पेरेंट को काम है क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, और पेरेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है, और पेरेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेगा। बोले तो पीसीए मतलब परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, करंट ईयर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो पीसीए सीसीए। अच्छा, हार्मोनाइज करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया था अगर अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है तो उसको अपन क्या करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे।
गैप कन्वर्जन वेर एवर एप्लीकेबल, मतलब अगर मैंने क्या कर रखा है बेसिकली, मेरी कोई सब्सिडी फॉरेन में है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो गैप कन्वर्जन भी कौन करता है बेसिकली, पेरेंट करता है। तो अपन ये देख लेंगे भाई पेरेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 4 और 5 पॉइंट लिखने हैं, कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इजी है। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है, आर लिमिटेड ओन करता है 51% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, सामने वाली कंपनी में 51% पावर होल्ड करता हूँ। अब देखो क्या देखा है, इट हाउएवर डिस्क्लोजेस ऑल द शेयर्स एस एसआईटी इन द अकाउंट्स। तो मैंने आर लिमिटेड ने अपनी किताब में क्या दिखा रखा है कि भाई ये जो मैंने एस लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, ये मेरा एसआईटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो बता रहा है कि जो मैंने ये शेयर्स खरीदे थे, ये मैंने क्यों खरीद रहे थे, विद अ व्यू टू देयर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर। मैं क्या करूंगा, इसको फ्यूचर में बेचने के लिए क्या करा है बेसिकली, मैंने शेयर्स खरीदे हैं, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, मैंने क्या करा है, इसको एज एस आई टी होल्ड कर रखा है। अच्छा, आर लिमिटेड रिप्रेजेंट दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग द सीएफएस एस लिमिटेड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन। आर लिमिटेड बोलता है कि भाई इसको कंसोलिडेशन में इंक्लूड मत करो, किसको, एस लिमिटेड को, क्योंकि मैंने ये इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, ये बेसिकली मेरा क्या है, एसआईटी है। अब बताओ कि भाई एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर आप कैसे डील करोगे, तो अपन को जो है दो पर्सपेक्टिव से आंसर देना पड़ेगा कि भाई आप एएस में काम कर रहे हो या फिर आप इंडेस में काम कर रहे हो, क्योंकि दोनों में क्या दे रखा है, अलग अलग प्रोविजंस है। तो अपन आ जाते हैं आंसर नंबर 4 पे। सॉरी, आंसर नंबर 5 पे। तो आंसर नंबर 5 है अपना, ये बोला एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील। आ जाओ उधर। तो क्या दे रखा है कि भाई एज पर इंडियस, अगर मैं इंडियस की बात करता हूँ, अगर एज पर इंडियस की बात करता हूँ, तो देर इज नो सच एग्जामेशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल और फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंसोलिडेशन मैंडेटरी है फॉर इंडियस कंप्लाइंट एफएस इन दिस केस। तो पहले आप दो चीजें समझो, एक होता है एएस और एक होता है इंडियस, ठीक है। एक होता है एएस और एक होता है इंडियस। एएस की कहानी कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, एक बार रुको। एएस की कहानी इन लोगों ने कहाँ लिख रखी है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन में मिल जाएगा अपने को। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक होता है एएस और एक होता है इंडियस, ठीक है। एएस मुझे ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, और आपने इन्वेस्टमेंट किस लिए करा है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करा है, किसके लिए, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करा है। या फिर आपने जो है इन्वेस्टमेंट करा है, अब वो किस तरह का है, फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड्स ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। मतलब बेसिकली मैंने जो है सामने वाले में इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन क्या हो रहा है, फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे। तो उस केस में एएस मुझे ये कहता है, एएस मुझे ये कहता है कि भाई आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई एएस मुझे ये कहता है कि भाई अगर आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है, टेम्पररी है, या फिर फॉर ऑपरेशन अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। मैंने क्या करा है बेसिकली, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, लेकिन उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म तक मैं फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म तक मैं फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो उस केस में एएस मुझे ये कहता है कि भाई आपको जो है क्या नहीं करना, कंसोलिडेशन नहीं बनाना। लेकिन इंडियस मुझे ये कहता है कि भाई एक बार आपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो 51% हो गया, मतलब 50% से ज़्यादा हो गया, मतलब वो आपकी सब्सिडी बन गई। अब भले ही एक दिन के लिए क्यों ना ही वो आपकी सब्सिडी बनी हो, आपको जो है सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको एएस का फंडा बताया, फिर ये बोल रहा है कि भाई इंडियस में कोई भी एग्जामेशन नहीं है, जैसे अपन ने पढ़ा ना कि एएस में एग्जामेशन है, अगर एएस में क्या है, टेम्पररी कंट्रोल है, या फिर क्या हो रहा है, सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस है, तो एएस में आपको जो है सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। एएस में क्या, एएस में एग्जामेशन दे रखा है, लेकिन इंडियस में आपको कोई एग्जामेशन नहीं दे रखा। एज पर इंडियस 110 नो एग्जामेशन, कोई एग्जामेशन नहीं है, भले ही आपका टेम्पररी कंट्रोल हो या फिर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस हो। एंड कंसोलिडेशन मैंडेटरी है, देखो जो भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है उसको कंसोलिडेशन मैंडेटरी है। अच्छा, कंसोलिडेशन चालू कब से होगा, देखो फ्रॉम द डेट व्हेन द इन्वेस्टर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी। जैसे ही मैंने सामने वाली कंपनी में कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया, मतलब 50% से ज्यादा का स्टेक ले लिया, मुझे उस दिन से क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और सीज कब तक हो जाएगा, व्हेन द इन्वेस्टर लूज द कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी। तो जैसे ही मैंने क्या करा, कंट्रोल ले लिया, उस दिन से मुझे इन्वेस्टमेंट, उस दिन से सीएफएस बनाना पड़ेगा। और कब तक बनाना पड़ेगा, जब तक कि मैं कंट्रोल लूज ना कर जाता। अच्छा, 129 सबसेक्शन 3 मैंने पढ़ रखा है कि भाई अगर आपकी सब्सिडी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफएस बनाना पड़ेगा अपने एफएस के साथ। अब देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस आर लिमिटेड का इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन द न्यू फ्यूचर एज शेयर्स आर बीइंग हेल्ड एज एसआईटी एंड इट इज क्वाइट क्लियर दैट द कंट्रोल इज टेम्पररी। मतलब बेसिकली आपने देखा कि भाई अपना इंटेंशन क्या है कि भाई मैं फ्यूचर में बेचूंगा, मतलब मेरा क्या है, टेम्पररी कंट्रोल है। Therefore, R Limited is required to prepare CFS in accordance with Ind AS 110 as exemption is not available। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो, अगर आप इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि भाई इसमें कहाँ लिखा है कि अपन
इंडियस को फॉलो कर रहे हैं, फिर एएस को फॉलो कर रहे हैं। वापस पढ़ते हैं। आर लिमिटेड ओन्स 51% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड. इट हाउएवर होल्ड एंड डिस्क्लोजेस ऑल द शेयर्स एज अ एसआईटी इन इट्स अकाउंट. The shares are held exclusively with a view to the subsequent disposal in the near future. R Limited represent that while preparing the CFS, S Limited shall be excluded from the consolidation. As a statutory auditor, how would you deal? ठीक है, तो बेसिकली ये मान रहा है कि भाई आप जो है फाइनल लेवल पे हो, आप क्या हो, फाइनल लेवल पे हो, और फाइनल लेवल पे आप सिर्फ इंडियस पढ़ते हो. ठीक है, आप फाइनल लेवल पे हो और फाइनल लेवल पे आप इंडियस पढ़ते हो. एएस आपने जो है इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, इसलिए इसने क्या कर रखा है, जो आंसर है उसको इंडियस के पर्सपेक्टिव से दे रखा है. तो इसको आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इंडियस के पर्सपेक्टिव से आंसर देके आना है, एएस के पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं देना है. ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि भाई इधर एक्सक्लूसिवली ये बताता कि भाई ये आर लिमिटेड जो है एएस फॉलो कर रही है, फिर इंडियस फॉलो कर रही है. अगर एएस फॉलो कर रही होती तो सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं थी. अगर इंडियस फॉलो कर रही है तो इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा. तो अपने दोनों चीजें देख ली. ठीक है. अब देखो क्या दे रखा है. 6 नंबर के पॉइंट को ओपन करते हैं, 7 पे आ जाते हैं. आप जो है ऑडिटर हो नवाब लिमिटेड के लिस्टेड कंपनी. अब लिस्टेड कंपनी तो सीधी सी बात है, लिस्टेड कंपनी पे तो क्या लगते हैं, बेसिकली इंडियस ही लगते हैं. तो यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ नवाब लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी who is the main supplier to the UK building and construction market. अच्छा, with a turnover of 2.9 billion rupees, the company operates through 11 business units and has nearly 180 branches across all the countries. तो अपनी बहुत बड़ी कंपनी है नवाब लिमिटेड. अभी बोला है कि भाई आप जो है क्या हो, इसके ऑडिटर हो. एज अ ऑडिटर हाउ वुड यू ड्राफ्ट द ऑडिट रिपोर्ट. जब पेरेंट का ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. तो बेसिकली जो इस कंपनी की सारी सब्सिडीज है तो सबकी ऑडिट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ. तो उस केस में मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से ड्राफ्ट करूंगा, आ जाओ. ये रहा. जब पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते समय ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा कि क्या मैंने सीएफएस एएस के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है. ठीक है, क्या मैंने सीएफएस एएस के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है. अगर मैंने एएस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा. फिर देखो मैं क्या दूंगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा और बताएगा कि क्या सीएफएस गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ग्रुप एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. क्या जो सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. क्या मेरा जो पीएनएल अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकर्ड बाय द ग्रुप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. फिर मैं बताऊंगा कि जो क्या सीएफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है. क्या सीएफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है किस चीज का, कैश फ्लोस ऑफ द कंपनी का. बहुत आसान है ना. तो आप देखोगे पहले तो आपने तो कहा कितना बड़ा है, लेकिन कितना आसान है. सीएफएस एएस के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने हैं, देखो ये रहा. अगर एएस के अकॉर्डिंग नहीं बने तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे. फिर मैं बताऊंगा ट्रू एंड फेयर भी दूंगा. मैं ट्रू एंड फेयर भी दूंगा किसका, बैलेंस शीट का, पीएनएल अकाउंट का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का. ये कब की बात करिए अपन ने, जब पेरेंट का ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. अब देखो नीचे पॉइंट क्या दे रखा है, जब पेरेंट का ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. तो अपन इसका एक क्वेश्चन भी देखा था टीवाई टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला. तो देखो क्या दे रखा है, जब पेरेंट का ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर, जब पेरेंट का ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द सीएफएस, वो क्या करेगा, वो बेसिकली अपनी रिपोर्ट में बताएगा जो अपने उधर देखा था कि वो क्या कर सकता है, अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस दे सकता है कि भाई ये जो सब्सिडी है इसके ऑडिट दूसरे वाले ऑडिटर ने करी है. और वो क्या बता सकता है कि भाई इस सब्सिडी का एसेट इतना था, रेवेन्यू इतना था और कैश फ्लो इतना था. पढ़ लेते हैं. देखो एज पर ऐसे 706, अगर ऑडिटर को लगता है, अगर ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू मेक रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ अदर ऑडिटर, ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन द सीएफएस शैल क्लियरली डिस्क्लोज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ एफएस ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर. तो मैं बताऊंगा कि भाई देखो इस सीएफएस में 8 सब्सिडी है जो सामने वाले ऑडिटर ने क्या करी है, ऑडिट करी है. फिर मैं बताऊंगा इस पॉइंट में कि भाई इस 8 सब्सिडी के टोटल एसेट इतने हैं, रेवेन्यू इतने हैं, कैश फ्लो इतना है. अच्छा एक और चीज देखना, अभी जो टोटल एसेट, जो टोटल रेवेन्यू कैश फ्लो बताओगे शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू परमानेंट एंड करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. मतलब आपको रॉ फिगर बताने हैं. भाई सब्सिडी की बैलेंस शीट जो भी थी ना, उस बैलेंस शीट की फिगर डायरेक्टली आप जो है क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट में बता दोगे. एडजस्टमेंट मत करना, एडजस्टमेंट कर दोगे तो पता नहीं चलेगा ना. अच्छा एक और चीज समझना, आपने अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस दिया है कि भाई मैं सामने वाले ऑडिटर ने क्या करा है, कंपोनेंट्स को ऑडिट करा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो. तो देखो क्या देखा है, रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, बट बस ये एक इंडिकेशन है. किस बात का इंडिकेशन है कि भाई जिम्मेदारियां क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है बिटवीन द पेरेंट ऑडिटर एंड कंपोनेंट का ऑडिटर. वेरी इजी. समराइज करते हैं, हमने देखा कि भाई अगर पेरेंट जो है सारे कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है तो क्या करेगा, वो जो है अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस दे सकता है. रेफरेंस किस तरह से देगा, वो बता देगा कि भाई बैलेंस शीट में अमाउंट इतना है, रेवेन्यू इतना है, कैश फ्लो इतना है. अच्छा आप जो भी अमाउंट बताओगे वो बिफोर बिफोर एडजस्टमेंट बताओगे. और फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप क्या करो, मॉडिफाई कर रहे हो. रेफरेंस देने का मतलब बस इतना सा है कि भाई ऑडिटर इंडिकेट करना चाहता है कि भाई जिम्मेदारियां क्या चुकी है, बढ़ चुकी है, जिम्मेदारियां क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है. तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वही आपका कीवर्ड है. आपको जो है पूरा पूरा पैराग्राफ जो है डिट्टो लिखने की जरूरत नहीं है. अब देखो क्या दे रखा है,
वे द कंपोनेंट का ऑडिटर का रिपोर्ट अंडर द अकाउंट वे द कंपोनेंट का ऑडिटर का रिपोर्ट्स अंडर द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट। ये कह रहा है कि भाई जो कंपोनेंट मैंने बताया कि भाई ये सब्सिडी है और ये क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ये सब्सिडी यूएसए में है और ये होल्डिंग कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में है। सब्सिडी के ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिट रिपोर्ट दी तो है, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट दी है वो बेसिकली इंडियन इंडियन कंपोनेंट के बेसिकली बेसिस पे नहीं दिए। कौन से बेसिस पे नहीं दिए, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नहीं दिए। तो देखो क्या रखा है, जब कंपोनेंट का ऑडिटर का रिपोर्ट बोली तो सब्सिडी का ऑडिटर का रिपोर्ट अंडर द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। तो जो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क था कहां पर, यूएस में, और जो इंडिया में ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है वो क्या क्या है, अलग अलग है। तो देखो क्या दे रहा है, नॉर्मली द ऑडिट ऑफ एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस आर परफॉर्म्ड अंडर एएस आर परफॉर्म्ड अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडिया में जो भी ऑडिट होती है, इंडिया में जो भी ऑडिट होती है वो किसके बेसिस पे होती है, इंडिया में जो भी ऑडिट होती है वो किसके बेसिस पे होती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होती है विच आर एक्सेप्टेड इन इंडिया। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर सब्सिडी की जो ऑडिट रिपोर्ट है, अगर वो ऑडिट हो रखी है अंडर एन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम ये बोलेंगे कि भाई उस केस में हम बोलेंगे कि जो सब्सिडी की ऑडिट रिपोर्ट है उसको अपन को ऑडिट कराना पड़ेगा किसमें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। ये कहानी समझ में आई। मैंने आपको बताया कि भाई सब्सिडी की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट हो रखी है, बट किस में हो रखी है, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द पेरेंट। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई सब्सिडी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी हमें क्या चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे चाहिए विच इज एक्सेप्टेड इन इंडिया। अब पढ़ो, इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क एंड टू एनेबल द पेरेंट ऑडिटर to rely and refer to the other auditor का report on the CFS. The component का FS should also be audited under framework that corresponds to the Indian GAAP। सीधी सी बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सब्सिडी की जो भी ऑडिट हुई है, अगर वो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट हुई है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट हमें चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क जो पेरेंट यूज कर रहा है। अब देखो, हो सकता है कि जो पेरेंट क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स ऑडिटेड ही नहीं है। पेरेंट्स जो क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑडिट कर रहा है, उसके ऑडिट ही नहीं है। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं होल्डिंग कंपनी का क्या हूँ, ऑडिटर हूँ। मुझे पता है कि भाई 10 सब्सिडीज है, लेकिन 10 की 10 सब्सिडीज ऑडिटेड ही नहीं है, या फिर 10 में से एक दो सब्सिडी ऑडिटेड नहीं है। तो अब पेरेंट क्या करेगा, सॉरी अब पेरेंट का ऑडिटर क्या करेगा। तो जनरली द एफएस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस ऑडिटेड होने चाहिए। जनरली द एफएस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस क्या होने चाहिए, ऑडिटेड होने चाहिए और सब्जेक्टेड टू द ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, सच ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसेस कैन बी फाउंड बाय द ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द सीएफएस और बाय द कंपोनेंट ऑडिटर। तो हमने बताया कि भाई जो कंपोनेंट्स है, सब्सिडीज है, उसकी ऑडिट कौन कर सकता है, कंपोनेंट का होता है, मतलब पेरेंट ऑडिटर कर सकता है या फिर कोई भी दूसरा ऑडिटर कर सकता है। अगर एफएस ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स अनऑडिटेड हैं, तो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द सीएफएस कंसिडर करेगा अनऑडिटेड कंपोनेंट्स। ऑडिटर ये देखेगा, जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली whether FS of one or more of the components continue to remain unaudited, auditor reporting on CFS should consider the unaudited components in evaluating a possible modification to his report on the CFS। तो बेसिकली पेरेंट का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या सब्सिडी के जो कंपोनेंट्स हैं, सब्सिडी के जो एफएस हैं वो अनऑडिटेड है, तो क्या उसकी वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट में मॉडिफाई करने की जरूरत है क्या। ठीक है, तो जो अनऑडिटेड कंपोनेंट्स हैं, क्या अनऑडिटेड कंपोनेंट्स की वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है क्या। अच्छा, ये इवेल्यूशन जरूरी क्यों है भाई, मुझे ये चेक करना क्या जरूरी क्यों है, क्योंकि ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू सच कंसोलिडेटेड अमाउंट एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाई ऑडिटर ये देखेगा कि भले ही चलो कंपोनेंट्स अनऑडिटेड है, क्या इसकी वजह से मुझे अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है क्या। अच्छा, मैं ऐसा क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे कंपोनेंट के जो एफएस है उसके बारे में कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। अगर मुझे सामने वाले कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती तो मुझे एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई सामने वाले ऑडिटर ने क्या करा है, सब कुछ उसको ऑडिट करा है, लेकिन अनऑडिटेड है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि भाई क्या मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत है क्या। अच्छा, इवेल्युएट करते समय ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। तो देखो क्या देखा, इन सच केसेस ऑडिटर इवेल्युएट करेगा बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ऑन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सच अमाउंट रिमेनिंग अनऑडिटेड। तो उसको बेसिकली ये देखना है ना कि भाई क्या मुझे अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है क्या। उसके लिए वो क्या करेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर दोनों को कंसिडर करेगा। कहानी समझ आ गई। तो बेसिकली वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, किस बात के लिए कंसिडर करेगा, कि भाई जब वो अपनी क्या कर रहा है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इतनी कहानी समझ आ गई आपको, इजी था। तो हमने देखा कि भाई कंपोनेंट ऑडिटेड नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये देखेगा क्या मुझे अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है क्या। अच्छा, मॉडिफाई क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। अच्छा, मॉडिफाई करते समय मैं क्या करूंगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा। तो आपने जो ये कीवर्ड्स भी लिख दी ना, तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। क्या कीवर्ड्स, आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिले,
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करना है और क्या मुझे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो इतनी बड़ी बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, दो दो तीन तीन लाइन में अगर आपने कीवर्ड्स बना के क्या करा, लाइन्स लिख दिए, पॉइंट्स लिख दिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक और चीज देखना, अगर कंपोनेंट का ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन द एफएस अंडर द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट, तो डिफरेंस है देखो, इधर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और इधर क्या था, इधर था ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जैसे यूएस गैप के अकॉर्डिंग बना हुआ है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो क्या करेगा बेसिकली मैनेजमेंट उसको कन्वर्ट करेगा एएस में और ऑडिटर क्या करेगा उसको ऑडिट करेगा। अब देखो इन लोगों ने वही नाम कथा लिख रखी है इधर कि भाई पेरेंट के जो है, पेरेंट की क्या हो सकते हैं, सब्सिडीज हो सकती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी। अच्छा हो सकता है वो क्या कर रहा हो, यूएस गैप यूज कर रहा हो, आईएफआरएस यूज कर रहा हो। तो देखो क्या दे रखा है, लोकल ऑडिटर्स मे बी अनेबल टू रिपोर्ट ऑन एफएस प्रिपेयर्ड यूजिंग द पेरेंट का गैप बिकॉज ऑफ देयर अनफेमिलियरिटी विद द गैप। का मतलब क्या है, तो भाई सब्सिडी मेरी कहाँ पर है, यूएसए में है, उसने क्या करा, उसने जो है यूएस गैप को फॉलो करते हुए एफएस बना दिए। अच्छा ये जो ऑडिटर है इसको एएस की नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली ये जो बंदा है ये क्या करेगा, ये बेसिकली एएस में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई लोकल कंपोनेंट का ऑडिटर, बोले तो यूएस का ऑडिटर मे बी अनेबल टू रिपोर्ट ऑन द एफएस प्रिपेयर्ड यूजिंग द पेरेंट का गैप बिकॉज ऑफ देयर अनफेमिलियरिटी विद द गैप। मतलब उसको अगर हो सकता है एएस की नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा, वो बेसिकली जो है रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, उस केस में देखो क्या होगा जब कंपोनेंट का एफएस आर प्रिपेयर्ड अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द पेरेंट इन प्रिपेयरिंग द सीएफएस। तो पेरेंट का मैनेजमेंट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, देखो पेरेंट का मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट का ऑडिटेड एफएस फ्रॉम द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द कंपोनेंट टू द फ्रेमवर्क अंडर विच द सीएफएस आर प्रिपेयर्ड। तो बहुत सिंपल सी बात यह है, सब्सिडी मेरी कहाँ पर है, यूएसए में है, उधर उसके एफएस बने होंगे, ऑडिटर ने उधर रिपोर्टिंग कर दी होगी, मुझे उसको कंसोलिडेट करना है इंडिया में। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके एफएस को पकड़ना पड़ेगा, एफएस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एएस में, सिंपल सी कहानी इतनी। तो पेरेंट ने क्या करा, उसको कन्वर्ट करा। अच्छा अब ऑडिटर क्या करेगा, ये जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट है पेरेंट प्रिंसिपल ऑडिटर उसको इंश्योर करेगा कि भाई ये जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट सही है कि नहीं है। तो देखो कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। इतनी कहानी समझ में आ गई, इजी है ना। अब आगे बढ़ते देखो क्या दे रखा है, कंपोनेंट में अल्टरनेटिवली प्रिपेयर द एफएस ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट का अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हो सकता है कि जो सब्सिडी है, भाई हमने दो चीजें देखी, या तो पेरेंट क्या करे उसके एफएस को कन्वर्ट कर ले, या हो सकता है कंपोनेंट खुद ही अपने क्या करा है, एक तो उसने क्या करा यूएस गैप के अकॉर्डिंग एफएस बनाए, और दूसरा क्या कर सकता है वो एएस के अकॉर्डिंग एफएस बना के दे दे। तो कंपोनेंट में अल्टरनेटिवली कंपोनेंट क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है एफएस ऑन द बेसिस ऑफ एएस टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप का सीएफएस। इतनी कहानी समझ आ गई। तो हो सकता है कि भाई कंपोनेंट क्या करे, कंपोनेंट बेसिकली खुद बना के आपको दे दे, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैनेजमेंट क्या करे बेसिकली उसको खुद कन्वर्ट करे बैठ के। तो ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये वाला पॉइंट आप छोड़ देना, इतनी राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, एक दो तीन चार और पांच पॉइंट बना दोगे, आपका काम हो गया। बहुत सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर सब्सिडी के एफएस में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट, मतलब यूएस गैप हो रहा है, तो बेसिकली मैं वो क्या करेंगे, पेरेंट उसको कन्वर्ट करेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट उसको कन्वर्ट करेगा, ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा। एक और काम ये हो सकता है कि भाई कंपोनेंट खुद एएस के अकॉर्डिंग बना के दे दे, और फिर क्या करेगा बेसिकली ऑडिटर उसको कंसोलिडेट करेगा, सिंपल सी कहानी है। तो ये इतनी अपनी बड़ी राम कथा इसलिए बड़ी क्योंकि अपना पूरा क्वेश्चन यही दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, यही दे रखा था कि भाई आप जो है क्या हो पेरेंट का ऑडिटर हो, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है जब आप सारे कंपोनेंट के ऑडिटर हो, या फिर जब आप सारे कंपोनेंट के ऑडिटर नहीं हो, या फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट यूज हुआ है, या फिर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट यूज हुआ है, या फिर सामने वाले बंदे ऑडिट, वो सामने वाले बंदे के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑडिटेड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो क्या देखा है, एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 51% शेयर एक्वायर करे, कब एक्वायर करे, 1/4/2019 को। अच्छा एंड मैंने 25% शेयर बेच दिए, कब बेच दिए, 19-20 को, मतलब करंट ईयर में ही 25% शेयर बेच दिए। देखो एम लिमिटेड डिड नॉट प्रिपेयर सीएफएस फॉर द फाइनेंशियल 19-20 ऑन द प्ली दैट कंट्रोल वाज टेम्पररी, उसने सीएफएस नहीं बनाए। अब मुझे बताओ कि भाई सही है कि नहीं है, और देखो इसमें साफ साफ दे रखा है कि भाई ये इंडियस फॉलो कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई इधर इन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, इधर तो साफ साफ देना चाहिए था कि भाई एएस है या फिर इंडियस है। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको अज्यूम करना है कि क्या है वो इंडियस है, और इधर देखो इसने साफ साफ दे ही दिया। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि भाई इसने 51% शेयर एक्वायर करे हैं, 25% करंट ईयर में बेच दिए, इंडियस के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, इंडियस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दे रखा आपको, अगर जैसे आपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफएस बनाना ही पड़ेगा।
जैसे आपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया, आपको जो है सीएफएस बनाना ही पड़ेगा। कब से कब तक? जिस दिन से आपने कंट्रोल एक्वायर कराया और जिस दिन से आपने शेयर बेच दिए, बस वही बात इधर इन लोगों ने दे रखी है। वो देखो वही राम कथा है कि भाई इंडेस में आपको कोई एग्जामेशन नहीं दे रखा, कंसोलिडेशन कब से करना है, और फिर हमने एक्सप्लेन करा गिवन केस में क्या दे रखा है, और फिर हम बता देंगे कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफएस को बनाना पड़ेगा। तो जो अपन ने पहले क्वेश्चन देखा था एग्जैक्टली वही है। 4 5 पॉइंट, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट बना देना, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट बना देना। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, छोटा वाला है। तो क्या दे रखा है? Venus Limited is a company engaged in the manufacture of stainless steel items. Company operates through 5 business units and 35 branches across India. कंपनी के जो है इतने सारे क्या है ब्रांचेस हैं। ओम मंगलम मंगलम एसोसिएट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब ये कह रहा है कि भाई व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट असाइनमेंट एज द प्रिंसिपल ऑडिटर, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आ जाओ इसके आंसर पे। तो ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करोगे? देखो क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने हैं। मटीरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ एफएस विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स, मैं ये देखूंगा कि भाई जो एफएस को मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसकी मटीरियलिटी क्या है। फिर देखो क्या देखा नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑडिटर का डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ऑडिट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि भाई जो भी सब्सिडीज हैं, जो भी क्या है सब्सिडीज हैं, जो भी सब्सिडीज हैं उनकी मुझे नॉलेज है कि नहीं है, इसके बारे में नॉलेज, उनके बिजनेस की नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंसोलिडेशन तो मुझे चेक करना है ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज ऑडिट बाय द अदर ऑडिटर्स। तो मुझे पता है कि भाई सब्सिडी बहुत सारी है मेरे पास, सब्सिडी के एफएस होंगे, और सब्सिडी के एफएस को कौन ऑडिट करेगा? अदर ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो मुझे ये चेक करना है कि भाई इन कंपोनेंट्स में क्या कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑडिट बाय द अदर ऑडिटर। तो एक्सेप्ट करने से पहले मैं ये चेक करूंगा कि भाई सब्सिडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। अगर गड़बड़ी हुई तो अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो अगर उसको पता है कि भाई अल्टीमेटली गड़बड़ है तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर देखो क्या दे रखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर रिजल्टिंग इन द प्रिंसिपल ऑडिटर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट। तो अपन ने इतने सारे पॉइंट देखे ना, कौन कौन से पॉइंट देखे कि जब सामने वाला आपका ऑडिट, सब सामने वाले कंपोनेंट को आपने ऑडिट नहीं करा है, सामने वाले के जो एफएस हैं वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट में बने हैं, या सामने वाले के जो एफएस हैं वो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट में बने हैं, तो कौन कौन से आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अपने पढ़ लिए ना। तो वही लोगों ने इधर दे रखा है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई मुझे जो है ये सारे क्या करने पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऑडिटर एक्सेप्ट करने से पहले क्या करेगा? ये 4 चीजें कंसिडर करेगा। सो मटीरियलिटी ऑफ एफएस जो वो ऑडिट कर रहा है, रॉम ऑफ एफएस जो अदर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मेरी नॉलेज रिगार्डिंग द कंपोनेंट, मेरी नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स। सिंपल। तो याद करने का तरीका ऐसा ही होता है, आपको जो पूरा पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको जो एक एक शब्द पकड़ना होता है और उसको उसको जो है दिमाग में बिठाना होता है। हो गया 10th नंबर का क्वेश्चन इजी। 11 बहुत बड़ा लग रहा है, 12 भी बहुत बड़ा है, तो आज बड़े बड़े करने पड़ेंगे अपन को। तो उससे पहले अपन 9th करते हैं। तो क्या दे रखा है, एच लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है प्रिपेयरिंग इट्स एफएस इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज। कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या करती है? फंड्स ऑब्टेन करती है फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। अच्छा, कंपनी लोगों से पैसा लेती है, कंपनी लोगों का पैसा कहाँ लगाती है? इन्वेस्ट करती है। एंड कमिट्स इट्स परफॉर्मेंस फॉर फेयर रिटर्न एंड कैपिटल अप्रिसिएशन टू द इन्वेस्टर्स। ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट, करंट ईयर में कंपनी ने क्या करा है? 25% पैसा लगाया है एस वन लिमिटेड में, 50% लगाया है पैसा एस टू में, और 60% लगाया है एस थ्री में। अच्छा, आपने प्रोविजन पढ़ रखा है, मैंने आपको कहा था कि भाई क्वेश्चन करने से पहले आप चैप्टर को रिवाइज कर लेना। तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो आपको जो है सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या दे रखा है, वाइल चेकिंग द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल ऑफ द कंपनी इशू अराइज हुआ एज टू वेदर देयर वुड अराइज एनी नीड टू कंसोलिडेट द अकाउंट ऑफ सच इन्वेस्टिंग कंपनीज। ठीक है, बेसिकली हमें ये देखना है कि भाई हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या मुझे क्या करना है, इनको कंसोलिडेट करना है क्या। तो आपको पता है नहीं करना है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट एंट्री की डेफिनेशन क्या है। तो बताओगे कि भाई इन्वेस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? एक एंटिटी जो पैसा उठाती है लोगों से, जो लोगों से पैसा उठाती है और क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। अच्छा, लोगों को ये कहती है कि भाई हमको क्या करेंगे, हमको इन्वेस्टमेंट इनकम देंगे, आपका कैपिटल अप्रिशिएट करेंगे और बोथ। एंड नंबर 3, मैं क्या करता हूँ, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करता हूँ एज पर इंडेक्स 109। पढ़ रखा है ना आपने। तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई अगर आपकी सब्सिडी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? कंसोलेशन करना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया शेड्यूल 3 फॉलो करना है। अगर आप इंडेक्स एप्लीकेबल हो कंपनी हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा?
एएस लगाना नहीं पड़ेगा, आप जो है क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, शेड्यूल 3 को। तो अगर आप सीएफएस बना रहे हो, अगर आप सीएफएस बना रहे हो तो आपको शेड्यूल 3 और एएस को फॉलो करना है। अगर आप पे एएस रखते नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, फिर मैंने बताया करंट केस ये है, फिर मैंने आखिरी में डिसीजन दे दिया, आखिरी में डिसीजन दे दिया कि भाई आपको जो है सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, देखो दे रखा है। Thus, it can be concluded that the ultimate authority on consolidation as prescribed by law, and if they give some exemption, it should be followed. तो अपने को exemption दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है, इजी। अब कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर बच रहा है 11 12, क्वेश्चन नंबर 11 12 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बच रहा है और क्वेश्चन नंबर अपना 6 बच रहा है। तो 6 पे देखते हैं, देखो क्या दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, होल्ड करता हूँ 10% वोटिंग पावर, ए लिमिटेड होल्ड्स ओनरशिप ऑफ 10% ऑफ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो एक बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के मेरे पास 10% वोटिंग पावर है, एंड मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब सवाल आता है कि भाई क्या मुझे बी को कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्या, वाइल प्लानिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड, वाइल प्लानिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड कौन कौन से फैक्टर्स मैं कंसिडर करूंगा ये देखने के लिए कि भाई मुझे इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। तो व्हाट फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड बाय यू एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ सीएफएस प्रिपेयर्ड अंडर इंड एस। तो मैं सीएफएस बना रहा हूँ, मैं ये देखूंगा कि भाई मुझे इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। कंसिडर करूंगा तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा वही मुझे इसमें आंसर करना पड़ेगा। 6 नंबर पे आ जाते हैं, थेटिकल है, देखो क्या दे रखा है। भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10% वोटिंग पावर है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, सामने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। इन सच केस मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इन सच केस ए लिमिटेड शेल बी कंसिडर्ड पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड, एंड देयरफॉर मुझे क्या करना पड़ेगा, बी लिमिटेड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब देखो क्या दे रखा है, ऑडिटर वेरीफाई करेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा ए लिमिटेड का मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ हैविंग कंट्रोल इन बी लिमिटेड डिस्पाइट हैविंग 10% वोटिंग पावर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 110। ऑडिटर वुड नीड टू verify as to how A Limited controls the composition of B Limited by controlling the board of directors। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, अपन ने सबसे पहले बताया कि भाई क्योंकि आपके पास 10% है लेकिन आपके पास क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफएस बनाना पड़ेगा। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि भाई ए लिमिटेड किस तरह से क्या कर रही है, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसोलिडेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। मैं आपको क्या बताया कि भाई ऑडिटर ये चेक करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि भाई किस तरह से ए लिमिटेड जो है कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो क्या दे रखा है, देयर कैन बी वेरियस मींस बाय विच द कंट्रोल कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इन दिस रिगार्ड ऑडिटर वेरीफाई करेगा बोर्ड मीटिंग्स को, शेयर होल्डर के एग्रीमेंट को, या फिर एग्रीमेंट विद द बी लिमिटेड टू विच द पेरेंट लिमिटेड माइट हैव प्रोवाइडेड एनी टेक्नोलॉजी और नो हाउ, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूट। तो हमें एक चीज पता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, सामने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे कंट्रोल कहाँ से मिला होगा, ये मुझे कंट्रोल कहाँ से मिला होगा, तो किसी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ होगा, किसी शेयर होल्डर अग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हुआ होगा, या फिर बी लिमिटेड ने मेरे साथ अग्रीमेंट करा था उस समय ये डिसाइड किया गया होगा कि भाई ए लिमिटेड क्या करेगा, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करेगा। आगे देखो क्या दे रखा है, फर्दर ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या जो इंडेक्स 110 में एडजस्टमेंट होने चाहिए थे वो अपन ने हो गए, वो हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से एडजस्टमेंट, सीसीए। अब देखो क्या दे रखा है, द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस गिव राइज टू परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। वही बताया मैंने आपको कि जब आप क्या करते हो 110 में एडजस्टमेंट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीए और सीसीए के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई एडजस्टमेंट हुए कि नहीं हुए हैं। ऑडिटर वेरीफाई करेगा एडजस्टमेंट्स वारंटेड बाय द इंडिया 110 हैव बीन मेड, एक्चुअल में हुए कि नहीं हुए एंड हैज बीन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बाय द मैनेजमेंट। कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, पीसीए और सीसीए। अब देखो क्या दे रखा है, ऑडिटर शेल मेक अदर प्लान फॉर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द ए लिमिटेड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द बी लिमिटेड। तो ऑडिटर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, इजी है। फिर देखना ऑडिटर जो है 550 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो फर्दर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर विद रिगार्ड टू द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद एनी अदर रिलेटेड पार्टीज आर गिवन इन ऐसे 550। एज पर ऐसे 550 ऑडिटर रिव्यू करेगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज की भाई कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, मैनेजमेंट मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। A person या other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity are considered to be the related party। ये भी आपको पता है कि अगर कोई बंदा मुझे कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मेरी क्या बन जाती है, रिलेटेड पार्टी बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बकवास है, ठीक है, जब मैं भी अपना अटेम्प्ट दे रहा था तो इस वाले क्वेश्चन को मैं रट के नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, मे भी शायद एग्जाम में नहीं आए। तो आपको बस मोटा मोटा आपको लिखना है कि भाई सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा
ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि भाई मैं किस तरह से कंट्रोल, किस तरह से क्या कर रहा हूँ, बेसिकली कंट्रोल कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के लिए बोर्ड मीटिंग की मिनट्स को देख सकता है, टोटल अग्रीमेंट को देख सकता है। फिर मैं देखूंगी कि भाई इंडिया 110 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एडजस्टमेंट होने चाहिए थे, वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आपको याद रहता है तो इसमें जो है 550 का भी रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद रहता है एग्जाम ये डिट्टो कॉपी पेस्ट आ जाता है तो आप 550 का रेफरेंस डाल देना। जैसे ही एग्जाम को दिख जाएगा कि आपने 550 लिखा है, वो आपको मार्क्स दे देगा। अच्छा वही चीज़ है कि भाई आप क्या करोगे, जो सीएफएस बनाओगे वो शेड्यूल 3 और एएस के अकॉर्डिंग बनाओगे, शेड्यूल 3 और एएस के अकॉर्डिंग बनाओगे। और अगर आप पे एएस एप्लीकेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना सब रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखो आपको इतना सब रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि शेड्यूल 3 हो गया, एएस हो गया, एनडीएस हो गया, ये आपके क्या है कीवर्ड्स हैं। आज क्या रखा है, इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ एफएस, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा क्या रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन द एफएस। तो जो हमने ऊपर रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या मैंने उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया है, क्या मैंने उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया है, ताकि मेरा जो एफएस है वो क्या हो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सके, ताकि मेरे एफएस क्या हो सके, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सके। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में कॉपी पेस्ट डिट्टो आ जाता है तो आपको जो है 550 का रेफरेंस देना है, अदरवाइज 550 के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ईजी है। अब अपने दो क्वेश्चन बच रहे हैं आई थिंक, अब अपने दो क्वेश्चन बच रहे हैं, वो दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए 12 देखते हैं, जो क्या दे रखा है, कुकरेजा एंड कुकरेजा एसोसिएट्स, कुकरेजा एंड कुकरेजा, रे सुल्तान वाला कुकरेजा है ना ये, सुल्तान पिक्चर देखोगी ना आपने, उसमें कुकरेजा करके एक ऊपर था। तो कुकरेजा एंड कुकरेजा एसोसिएट्स इज द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ एमएल लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम एंड ऑपरेट्स थ्रू इट्स 14 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, ये जो है पूरे इंडिया में 14 ब्रांचेस हैं। विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ ब्रांचेस, द कंपनी हैज अपॉइंटेड 7 सीए फर्म्स, ईच फर्म कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ 2 ब्रांचेस। ठीक है, नहीं समझ में आई, 14 ब्रांचेस है, 14 ब्रांचेस के लिए 7 सीए को अपॉइंट करा है, हर सी फर्म क्या करेगी, दो दो ब्रांच को ऑडिट करेगी। अब देखो क्या रखा है, हर ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑडिटर के पास आ चुकी है, द ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांचेस हैव बीन सेंट टू द प्रिंसिपल ऑडिटर। अच्छा सी कुकरेजा बोलता है, सी कुकरेजा ब्रांच ऑडिटर को बोलता है कि भाई आप अपने क्या करो, आप अपने जो है बेसिकली ऑडिट पोचर की समरी मुझे भेजो। तो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को ये कहता है कि भाई आपने ऑडिट करी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि भाई आपने कौन कौन से प्रोसीजर को अप्लाई करा है, उसकी एक समरी बना के मुझे दे दो, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई आपने सही तरह से ऑडिट करी है कि नहीं करी है। अच्छा सी कुकरेचा बोलता है किसी दूसरे ऑडिटर को कि भाई आप अपने वर्किंग पेपर शेयर करो, आप अपने वर्किंग पेपर शेयर करो। अब सवाल आता है कि भाई क्या प्रिंसिपल ऑडिटर सही है। तो एक चीज़ समझना, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, सामने वाले से उसके ऑडिट प्रोसीजर की समरी मांग रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑडिटर सामने वाले के वर्किंग पेपर मांग रहा है तो वो गलत है। तो आपने पढ़ रखा होगा ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ही मे एट इट्स डिस्क्रिप्शन मेक दीज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टू द क्लाइंट, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर सकता है, क्लाइंट को दे सकता है, लेकिन क्लाइंट की परमिशन देने के बाद, इसके अलावा वो किसी और को नहीं दे सकता। तो अपने केस में प्रिंसिपल ऑडिटर बोलता है कि भाई तू अपने वर्किंग पेपर लेके आ, क्या वो सही है गलत है। अब देखो आंसर में वही चीज़ें बकवास लिख रखी हुई इन लोगों ने, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छी तरह प्रेजेंट करके आना पड़ेगा। तो वही दे रखा है, अ, 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 ये रहा ऐसे 230 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ही मे एट इट्स डिस्क्रिप्शन make it available to the client provided it does not undermine the validity and independence. Accordingly, it is the discretion of the branch auditor as the working papers with respect to the branches examined by the branch auditor are the property of the branch auditor. मतलब basically CA Kukreja is not correct. CA Kukreja is not correct in asking the branch auditor to share with him the working papers. ऊपर पढ़ना, ऐसे 600 के अकॉर्डिंग, जब अनदर ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द कंपोनेंट, मतलब ब्रांच ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉर्मली बी इंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ सच अदर ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर उसके काम पे रिलाई कर सकता है, अनलेस there are circumstances which make it essential for him to visit the component and or examine the books of accounts या other records of the component। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल ऑडिटर सामने वाले पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, which make him essential, which make it essential for him to visit the branch and examine the books of account, तो उसको क्या करना चाहिए, वो जो है बेसिकली विजिट करेगा और क्या करेगा, एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो नॉर्मली वो क्या कर सकता है, रिलाई कर सकता है। आपको आंसर इसी तरह से लिख के आना पड़ेगा, अगर इतना से लिख दोगे करेक्ट नॉट करेक्ट तो आपको ठेंगा ही नहीं मिलेगा, ठेंगा ही नहीं मिलेगा। तो हमने पहले बताया कि आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली रिलाई कर सकते हो, जस्ट जैसे मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, वैसे अगर आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भैया आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली रिलाई कर सकते हो, लेकिन अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो क्या दे रखा है, जब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के वर्क को यूज कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक असाइनमेंट, अगर अदर ऑडिटर इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीआई।
तो हमने ये कहा कि भाई हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली उस पर रिलाई कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं जो ये बोलते हैं कि भाई आप जाके खुद वेरीफाई करो चीज़ों को, तो आप उस जगह पे वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई सामने वाला बंदा का प्रोफेशनल कंपेटेंसी नहीं है, मतलब वो क्या है, मूर्ख इंसान है, सामने वाला जो ऑडिटर मूर्ख इंसान है। तो कोई ऐसा सीए बन गया, आप लोगों में से कोई ऐसा सीए बन गया जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो फिर दुनिया उसको क्या कहती है कि भाई तुम मूर्ख हो। ठीक है, पर्सनली मत लेना, मजाक कर रहा हूँ यार। तो आप लोगों के हाथ में अभी भी है ना कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हो, मगअप करके मत जाना, क्योंकि बिग फोर जैसी फर्म्स को जो है मगअप करने वाले आर्टिकल्स, मगअप करने वाले इंप्लॉइज नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि भाई उनके पास ऐसा बंदा हो जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रोफेशनल कंपिटेंस हो। तो भाई आप सीए बन गए, आपको कोई नौकरी नहीं मिली, आप सीए बन गए, आपको कोई नौकरी नहीं मिली, और आप जो है सब कुछ मगअप करके बैठे थे, आपको किसी ब्रांच ऑडिटर की क्या मिल गई, ऑडिट मिल गई, और आपने जो है बेसिकली ऑडिट में रायता फैला दिया। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि यार इस बंदे में तो प्रोफेशनल कंपिटेंस ही नहीं है, तो क्या करेगा, बेसिकली फिर रिलाई नहीं करेगा, या फिर वो आईसीआई का मेंबर ही नहीं है, वो आईसीआई का मेंबर ही नहीं है, आईसीआई का मेंबर ही नहीं है, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑडिटर उस पर रिलाई नहीं करेगा। अब देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर परफॉर्म करेगा प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस लेने के लिए कि भाई सामने वाले का जो वर्क है वो एडिक्वेट है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर अपने आप को इंश्योर करेगा कि भाई जो सामने वाले ने काम करके दिया है वो एडिक्वेट है। किसके लिए एडिक्वेट है, क्योंकि मैं सीएफएस में रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कंपोनेंट के एफएस किसी दूसरे ऑडिटर ने क्या करें, रिपोर्ट करें, तो ऑडिटर क्या बोलता है अपनी रिपोर्ट में, ये बोलता है कि भाई देखो मैं सीएफएस पे ओपिनियन तो दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो सब्सिडी के एफएस इंक्लूडेड हैं उस पर उसकी ओपिनियन किस पे बेस्ड है, इस बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो अभी भी किसकी है, पेरेंट की जिम्मेदारी है ना। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो ये देखेगा कि भाई जो सामने वाले ऑडिटर ने काम करा है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। भाई अगर आपको दिख गया, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि भाई सामने वाले बंदे ने भसड़ मचाई है, फिर भी आपने जो है अपनी रिपोर्ट में ये दे दिया कि भाई सब कुछ सही है, तो फिर आप पकड़े जाओगे। तो आपको इंश्योर भी करना पड़ेगा, कि भाई सामने वाले ने जो काम करा है वो एडिक्वेट है। अब देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर सामने वाले ऑडिटर को ये कह सकता है कि भाई तूने जो अपने ऑडिट प्रोसीजर करे ना, तो उसकी समरी मुझे दे दे, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। तो समरी मांग सकता है वो, देखो, और समरी कहाँ से मांग सकता है, ऐसे 600 बोलता है कि भाई वो समरी मांग सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर कि भाई तूने कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई करे हैं, या फिर वो बोल सकता है कि भाई तूने जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे हैं उसकी मुझे समरी ला के दे दे। अच्छा, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्वेश्चन और चेकलिस्ट। इतनी कहानी समझाई। अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि भाई कुकरेजा क्या कर सकता है। अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि भाई कुकरेजा सामने वाले ऑडिटर को बोल सकता है कि भाई तू क्या कर, अपने वर्किंग पेपर मुझे दे दे, सॉरी वर्किंग पेपर मत दे, क्या दे, समरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दे दे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कुकरेजा इज करेक्ट इन आस्किंग द ब्रांच ऑडिटर टू शेयर विथ हिम द समरी ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फिर नेक्स्ट केस आ गया कि भाई कुकरेजा क्या मांग रहा है, वर्किंग पेपर्स मांग रहा है, तो हमने बता दिया कि भाई ऐसे 230 के अकॉर्डिंग वर्किंग पेपर आप नहीं दे सकते। तो आपको इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करके आना पड़ेगा। अगर आपने करेक्ट या नॉट करेक्ट लिख दिया आपको ठेंगा ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आईसीआई के कोशिश कराने का पर्पस ही ये होता है कि अब आपको पता चल गया कि भाई अगर एग्जाम में वर्किंग पेपर या समरी करके कुछ समरी ऑफ ऑडिट क्वेश्चन करके कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आपको पहले ऐसे 600 बताना पड़ेगा, फिर 600 को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, फिर बताओगे कि भाई 600 आपको अलाउ करता है, तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि भाई ये करेक्ट है। फिर हमने कहा कि भाई ऐसे 230 कहता है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो गलत है। इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करके आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं रहूं या ना रहूं, मुझ में कहीं बाकी रहना। अब देखो क्या दे रखा है, वीनस लिमिटेड इज अ कर्टेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन पंजाब। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन हैज एक्वायर्ड 4 कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर। हमने जो है 4 कंपनी एक्वायर करी है। प्रद्युमन एंड कंपनी प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंपनी का, व्हाइल द ऑडिट ऑफ कंपनीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज बीइंग कंडक्टेड बाय जहां एंड जहां एसोसिएट्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, कंपोनेंट का ऑडिटर हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑडिटर हो गया। ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर आज द मैनेजमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर मैनेजमेंट को बोलता है, तो एंगेजमेंट पार्टनर मैनेजमेंट को बोलता है, क्या बोलता है, दैट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ सीएफएस, कि भाई मुझे सीएफएस की ऑडिट करनी है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ सीएफएस हिज फर्म इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑडिटर ये कहता है, कि भाई मुझे सीएफएस की ऑडिट करनी है, तो आपकी जो भी सब्सिडीज है उनकी भी ऑडिट मुझे करनी पड़ेगी। ये कौन बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या बोलता है, टू दिस मैनेजमेंट क्या बोलता है, देखो, टू दिस द मैनेजमेंट asked Pradyuman to consider the audit report of the component auditor।
मैनेजमेंट बोलता है कि हे प्रभु, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमने जो है कंपोनेंट के ऑडिटर को अपॉइंट कर रखा था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, आप इस ऑडिट रिपोर्ट को ले लो, इस ऑडिट रिपोर्ट को ले लो और आपको जो भी फर्दर प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वो कर लो। तो टू दिस द मैनेजमेंट आज द प्रिंसिपल ऑडिटर, मैनेजमेंट बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि भाई देखो, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, हमारे पास क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है कंपोनेंट की, प्रोवाइडेड टू हिज ऑडिट टीम। अच्छा, प्रद्युमन क्या बोलता है, प्रद्युमन बोलता है दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस इधर हिज फर्म इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपोनेंट का एफएस, या फिर मुझे वर्किंग पेपर चाहिए। अब मुझे आपको बता दिया कि भाई वर्किंग पेपर तो 230 में डिसअलाउ होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या उसको ऑडिट करने की जरूरत है क्या, तो अपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई आपको ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाले कंपोनेंट के ऑडिटर को अपॉइंट करा गया है, तो आप उसका ऑडिट रिपोर्ट लो, उसके ऑडिट प्रोसीजर को जो है वेरीफाई कर लो और ये चेक कर लो कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है, सिंपल। हम्म। अब आ जाओ उसके आंसर पे। आंसर 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 देखो, ये रहा, वही हमने देखो बकवास करी कि भाई 600 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, अनलेस कि आपके पास क्या है, स्पेशल सर्कमस्टेंस है। आप रिटर्न समरी मांग सकते हो, जो कंप्लीट क्वेश्चन और चेकलिस्ट थी वही चीज आ गई। आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली द प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हो, देखो विजिट कर सकते हो, तो आप विजिट भी कर सकते हो अगर आपके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द अदर ऑडिटर, जो अदर ऑडिटर ने कुछ कांड निकाल के दिए हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर उसको कंसिडर करेगा। अब देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ऑडिटर may consider it appropriate to discuss with the other auditor and the management of the component the audit findings and other matters affecting the FS of the components। अच्छा, वो क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री टेस्ट कर सकता है ये देखने के लिए कि भाई सामने वाले की जो FS है वो सही है कि नहीं है। सच टेस्ट में डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस बी फाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर या फिर अदर ऑडिटर, तो अकॉर्डिंगली सी प्रद्युमन कैन परफॉर्म अबव मेंशन ऑडिट प्रोसीजर, आपको जो है ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है कहानी। तो सवाल आता ये है कि भाई प्रद्युमन बोलता है कि मैनेजमेंट को कि भाई देखो, मुझे सीएफएस की ऑडिट करनी है, मुझे सीएफएस पे रिपोर्ट देनी है, आपके जो भी कंपोनेंट्स को उसकी भी ऑडिट मुझे करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने जो है उसको ऐसे 600 समझाया। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई देखो, आप तो क्या कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, अनलेस की कुछ विशेष सर्कमस्टेंस है जिस केस में आप जो है विजिट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बेसिकली जो सामने वाले ऑडिटर है उससे पूछ सकते हो कि भाई तूने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे हैं, सामने वाले से बोल सकते हो कि भाई जो भी तूने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे उसकी समरी मुझे दे दे। अच्छा, आप चाहो चाहो तो क्या कर सकते हो, बेसिकली टेस्ट वेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। देखो ये रहा, ही मे ऑल्सो डिसाइड दैट द सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द एफएस ऑफ द कंपोनेंट आर नेसेसरी। अगर वो चाहता है तो वो क्या कर सकता है, बेसिकली खुद से थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर सकता है, टेस्टिंग वो खुद कर सकता है, फिर दूसरे ऑडिटर से करा सकता है। अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो, अबव मेंशन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है कि उस समय खराब कर रहे हो आप खुद का और अपना मैनेजमेंट का। आप इतने वेले इंसान हो क्या, आप इतने वेले इंसान हो क्या जो हमने आपको ऑडिटर के लिए अपॉइंट नहीं करा, फिर भी आप जो है कंपोनेंट्स को ऑडिट करना चाहते हो। ये कौन बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा किसको, प्रद्युमन को। और फिर वर्किंग पेपर की वही कहानी जो अपने 230 में पड़ी थी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है प्रद्युमन वर्किंग वर्किंग पेपर्स को नहीं मान सकता। तो कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, कंटेंशन इज नॉट करेक्ट। तो फाइनली 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 आपके जो है सारे TYQ, ठीक है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हो गए, एंड आपके सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, सारे हो गए ना, ऑल राइट, सारे हो गए, ठीक है। अब देखो, फ्रैंकली बताना आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ फायदा, क्योंकि देखो अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस या फिर थोड़े से घूम फिर के एग्जाम में आते हैं तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, सब कुछ प्रेजेंटेशन का खेल है गाइस। अच्छा, आपको अगर ऑडिट की प्रेजेंटेशन देखनी है तो आप जो है मेरी सर्टिफाइड कॉपी भी जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मेरे 76 मार्क्स आए थे ऑडिट में, ठीक है, वो चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि शॉर्ट एंड क्रिस्प लिख के आप कैसे मार्क्स लेके आ सकते हो। अच्छा, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड आज का अपना टारगेट खत्म होता है, कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल राइट गाइस, बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्प्ट में सीए बने, इसलिए इसलिए आपके पास जो भी ये 45 दिन बचे हैं, 40-45 दिन बचे हैं, बहुत अच्छी तरह बहुत लगन से पढ़ो। मैं जानता हूँ कि भाई आप जब सीए बन जाओगे आपकी जिंदगी जो है बहुत बदल जाएगी। ऑल द गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।